Hello dear student, in this video I will teach you a correlation analysis. Correlation analysis क्या होता है? तो देखिए होता क्या है कि correlation analysis deal with association between two and more variables. दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या जो है एक एसोसिएशन है, उसको ये कोरिलेशन बताता है। और इसमें क्या आपको कीप इन माइंड क्या रखना है आपको, इट डजंट टेल अस एनीथिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपने रिग्रेशन में देखा होगा, रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओके। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है रिग्रेशन में, पर यहाँ पे कोरिलेशन में आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। इसमें नहीं पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल किसको इफेक्ट कर रहा है, ओके। रिलेशनशिप को बताता है ये, पर ये नहीं बताता कि किसके कारण किस में ये इफेक्ट आ रहा है, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें कोरिलेशन एनालिसिस से पता चलता है, ओके। और बोथ कोरिलेटेड वेरिएबल माइट बी इन्फ्लुएंस बाय वन और मोर वेरिएबल। इसमें हो सकता है कि जो दो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं वो उससे और दूसरे वेरिएबल जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं वो वेरिएबल्स भी इन वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये एसोसिएशन बताता है टू वेरिएबल्स में, और कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता है। ये नहीं बताता कि किसके कारण किस में चेंज आ रहा है, ओके। तो जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो है 1 आ रहा है तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, पर ये नहीं बता रहा है कि कौन सा इफेक्ट हो रहा है और कौन सा कॉज उस इफेक्ट को कर रहा है, ओके। और दूसरा है कि इसमें दूसरे वेरिएबल भी इसको इफेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे कार्ल पियर्सन्स का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे देखिए ये है सिग्मा एक्स वाई ये स्मॉल लेटर में है, तो आपको पता है स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये एक्स अपॉन एक्स बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स ऑब्जर्वेशन होती है, ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है, उनको हम जो मीन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होता है, उससे माइनस कर देते हैं। उसी तरह आपको स्मॉल वाई कैलकुलेट करना है तो वाई माइनस वाई बार हम कर देते हैं, तो इससे भी ये स्मॉल वैल्यू आ जाती है, ओके। एंड एन ये क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहा है, हम कितनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ओके। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहा है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है, ओके। या फिर आगे आप इसमें देखिए कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी 1 से ज़्यादा आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर -1 से नीचे आ रहा है तो भी नॉट पॉसिबल। अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आ रहा है, इट मीन्स दोनों के बीच में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे +1 आ रहा है तो परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, ओके। -1 आ रहा है तो परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन बता रहा है, वो एसोसिएशन बता रहा है, ओके। आगे देखिए, आपकी आर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर बताया नीचे बताया, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इससे आपको इजी हो जाएगा, ओके। आगे हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर क्या होता है। अब देखिए, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें कितनी रिलायबिलिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें रिलायबिलिटी देखनी है। अगर रिलायबिलिटी है इसमें तो क्या होगा, तो ही हमारा जो वैलिड होगा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट हम प्रोबेबल एरर PER जो होती है, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट से पता करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है जो प्रोबेबल एरर का है, तो ये है 0.6745 1 - r² अपॉन √n है, ठीक है। n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड r है कोरिलेशन कोफिशिएंट है हमारा, ओके। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपका r वैल्यू है वो प्रोबेबल एरर से कम है तो इसका नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, तो दो के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर r का वैल्यू प्रोबेबल एरर से ये कम है, तो ये देखिए, ये पहला पॉइंट आपको देखना है। आपको इससे आपको इसका वैलिडिटी या रिलायबिलिटी के बारे में पता लगेगा। अगर r का वैल्यू 6 टाइम प्रोबेबल एरर, जो प्रोबेबल एरर है उसके 6 टाइम, ओके, 6 गुना से ज़्यादा है r का वैल्यू, तो इस केस में r जो है सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट होता है, रिलायबल होता है। और अगर आपको जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक रेंज निकालना है, लिमिट निकालना है कि किन के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट की अपर एंड लोअर लिमिट हो सकती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आर जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसको प्लस माइनस कर देना है प्रोबेबल एरर से, ओके। तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, ओके। अब आगे देखिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहली प्रॉपर्टी जो है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन द -1 एंड +1, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। ओके, अगर 0 वैल्यू आ रही है तो देयर इज़ नो कोरिलेशन ओके बिटवीन टू वेरिएबल्स। आगे देखा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल्स एंड। और देखो चेंज ऑफ स्केल क्या है कि अगर आप जो भी आपकी एक्स वाई ऑब्जर्वेशन है उससे आप किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये ओरिजिन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन आ गया। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल कब होगा, जब आप एक्स वाई को अगर आप किसी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, किसी एक नंबर से, या उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। जब आप माइनस कर दोगे कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू एक्स वाई की हर ऑब्जर्वेशन से, तो कोई चेंज नहीं आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट में, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये स्केल और ओरिजिन दोनों से इंडिपेंडेंट है। स्केल या ओरिजिन में चेंज आता है तो इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, आगे देखते हैं। आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कि ये तो होता है कि मतलब nth रूट ऑफ जो जितने भी नंबर ऑफ आपके जो यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको अगर आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, x जो है ये डिपेंडेंट है एंड y इंडिपेंडेंट है। ओके, एंड x मतलब यहाँ पे y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप देखिए डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज सिमेट्रिक, ये बताता है कि देखिए यहाँ पे रिग्रेशन आप बोलेंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई एक्स, दोनों अलग अलग है। ये एक में एक्स पहले आ रहा है, एक में वाई पहले आ रहा है, तो बोथ आर डिफरेंट। किस केस में, रिग्रेशन कोफिशिएंट केस में। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें देखोगे आपकी इस केस में जो है कोरिलेशन के केस में क्या होगा कि वाई एक्स वाई लिखो इज इक्वल टू वाई वाई एक्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, आप वाई को पहले लिख सकते हैं, एक्स को बाद में लिख सकते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मेजर डिफरेंस बन जाता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे फिर फॉर्मूला लिखा है, ये वाई एक्स वाई लिखा, पहले मैंने एक्स एक्स कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने एक्स को बाद में किया, वाई को पहले कर दिया। तो इसमें देखिए यहाँ पे वाई पहले आ गया, तो इसमें कोई भी रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, रिज़ल्ट सेम रहेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम रहेगा। ओके दोस्तों, ये मैंने 3-4 पॉइंट बताए आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी MCQ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर गो थ्रू कर लीजिए, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।